देखिए, आपके सवाल का जवाब मैं इस तरह दूंगा कि 2019 के जब लोकसभा के चुनाव हुए, इंतखाबात हुए, इलेक्शन के बाद लोकसभा में वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी और उस ऑल पार्टी मीटिंग में जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ लोकसभा राज्यसभा में उन सबको दावत दी गई थी। उस ऑल पार्टी मीटिंग में ये एजेंडा था कि वन नेशन वन इलेक्शन, व्हाट मोर नीड्स टू बी डन टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, हमारी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और क्या करना चाहिए। और एक तीसरा पॉइंट था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसमें जितने पॉलिटिकल पार्टीज थे उन सब ने तकरीबन, जो मेरा मेमोरी अगर मेरी राइट है, तो सब ने एग्री हो गए थे वन नेशन इलेक्शन के लिए, सिवाय हमारी पार्टी के। जब मैं था और येचूरी साहब और मैंने वन नेशन वन इलेक्शन को संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ करार दिया था और कहा था कि प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि देश में सिर्फ उनकी पार्टी मजबूत रहे और कमज़ोर कांग्रेस रहे और बाकी सब पार्टियां ख़त्म हो जाए। तो काफ़ी प्रधानमंत्री मेरे उस बोलने पर, उनका चेहरा बता रहा था, वो बड़े नाराज़ हो गए थे। उसके बाद मैंने इस बात को कहा था कि आप एक नई लोकसभा बनाइए, इसलिए कि जो मौजूदा लोकसभा है वो अगर पार्लियामेंट में अगर किसी बिल पर डिबेट हो रही है या प्रेसिडेंट मोशन पर डिबेट होती है, नो कॉन्फिडेंस होता है, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप, मैंने एक चौको ब्लॉक यानी बहुत ही इनकन्वीनियंस हुआ था उसमें, और उसमें सहूलतें भी नहीं है। तो खैर प्रधानमंत्री जो अपना जवाब दिया वो बड़े नाराज़ हुए मेरे उस बोलने पर कि ओवैसी ने वन नेशन इलेक्शन के ख़िलाफ़ उसने कहा, और उन्होंने मिसालें दी। उड़ीसा में पटनायक साहब जीते विधानसभा और हम लोकसभा जीते, जगन दोनों जीत गए। फिर बाद में प्रधानमंत्री ने कहा कि हाँ हम सोचेंगे, वो रिकॉर्ड्स, वो मिनट्स होंगे लोकसभा में गवर्नमेंट के पास, वो आप देख सकते हैं अगर वो दिए तो। उन्होंने कहा कि हाँ मैं देखता हूँ कि नई पार्लियामेंट बनाना नहीं बनाना। तो पहली पॉइंट तो ये है कि नई पार्लियामेंट की ज़रूरत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दूसरा ये कि जब मीरा कुमारी साहिबा लोकसभा के स्पीकर थी तो उन्होंने एक प्रपोज़ल मूव किया था कि नई लोकसभा बनना चाहिए। उसके बाद उन पर यूपीए में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो प्रपोज़ल ड्रॉप हो गया। तीसरी बात यह है कि मौजूदा जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसको फायर सर्विसेज से क्लियरेंस नहीं है, उसमें कोई क्लियरेंस नहीं है। अगर आग लग गई तो उसका क्लियरेंस नहीं है। आप लोग मीडिया के लोग तो सिर्फ सेंट्रल हॉल में कभी आते थे, वो भी मोदी साहब ने सेंट्रल हॉल में आपका आना भी बंद कर दिया। मगर अगर आप ऊपर जाएंगे तो मुझे अच्छी तरह याद है कि 2012 या 13 में लेट मुलायम सिंह यादव साहब जब अपनी पार्टी के ऑफिस में खाना खा रहे थे तो एक बिल्डिंग का एक हिस्सा उनके आके उनके टेबल बाजू गिरा। तो ये नई लोकसभा की ज़रूरत है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब हमारा जो पार्टी का ऑब्जेक्शन है वो ये है कि लोकसभा में ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, और थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट रहेगा, लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट रहेगा, जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी। हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म ने जब जाकर इसका फाउंडेशन स्टोन डाला, उस वक्त भी मैंने कहा कि ये एग्जीक्यूटिव का गैर ज़रूरी इंटरफेरेंस हो रहा है लेजिस्लेचर में, उनको नहीं करना चाहिए था फाउंडेशन स्टोन में। जब नेशनल एम्बलम का इनॉग्रेशन हुआ उस वक्त भी वज़ीर आज़म और प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए, स्पीकर साहब पीछे खड़े हैं, उस वक्त भी मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा था गलत हो रहा है। आज भी मैं कह रहा हूं कि इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से जो प्रधानमंत्री हैं, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है जुडिशरी से जो सीजीआई हेड करते हैं उसको। तो इसीलिए हम इसका अपोज कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को, वजीर आजम मोदी को
इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का ग्रॉस वायलेशन है। ये स्पीकर के डोमेन में, लेजिस्लेचर के डोमेन में एग्जीक्यूटिव इंटरफियर हो रहा है। दूसरी बात यह है कि ये जो अपोजिशन पार्टीज के लोग हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किए, हमारी पार्टी से, अब क्यों नहीं किए वो उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि उनकी नज़र में हम अछूत हैं, अनटचेबल हैं हम। मगर वो लोग जो बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट को करना चाहिए, वो भी गलत है। वो गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि आर्टिकल 53(1) पढ़िए आप लोग। आर्टिकल 53(1) ये कहता, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ यूनियन shall be vested in the president and shall be exercised directly or through officers subordinate to him in accordance with this constitution. आर्टिकल 53(1) तो वो तो प्रेसिडेंट भी तो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, पढ़ते नहीं है ये लोग। इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्पीकर कस्टोडियन है लोकसभा का और स्पीकर को करना चाहिए। हम देश के वजीर आजम से, प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप पीछे हट जाइए। आपका तो नाम आ जाएगा फाउंडेशन स्टोन में, इनॉग्रेशन स्पीकर ओम बिरला साहब करने दीजिए और पूरी देश को मैसेज दीजिए कि आप थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को मानते हैं, आप संविधान को मानते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर को आप मानते हैं। ये हमारा ये कहना है इस पर। और सुनिए, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर राजी हो जाते हैं कि स्पीकर ओम बिरला इस कांग्रेस इनॉग्रेट करेंगे तो MIM पार्टी उसमें उस फंक्शन में जाएगी। अगर प्रधानमंत्री ने बात को नहीं जाएगी तो हमारा मानना यह है कि प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव के तौर पर वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को कमज़ोर करना चाहते हैं, वो लेजिस्लेचर के डोमेन में हावी होना चाहते हैं और ये हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ये संविधान के लिए भी ठीक नहीं है, ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिए ठीक नहीं है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेचर के लिए ठीक नहीं है। अगर प्रधानमंत्री वजीर आजम बजिद है कि मैं ही करूंगा इसका, तो फिर हम इस फंक्शन में शिरकत नहीं करेंगे। सावरकर के जन्मतिथि पे कर रहे हैं, अगर ओम बिरला करते हैं तभी भी जाएंगे सावरकर? अब पहले तो आप पूछ लीजिए प्रधानमंत्री से कि वो असदुद्दीन ओवैसी की इस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे। जब अगर वो पब्लिकली कहेंगे कि ओम बिरला साहब स्पीकर हैं और वो इनॉग्रेट करेंगे, तो फिर आप आकर हमारे सामने माइक पकड़ के खड़े हो जाइए, हम आपको बता देंगे। सर, एक वहाँ पर अमित शाह जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जानकारी दी नए पार्लियामेंट्री बिल्डिंग के बारे में। वहाँ पर एक हिस्टोरिक सेनेगल, ये तमिल का शब्द है, एक राजदंड जैसा है, उसको स्थापित किया जाएगा इस पार्लियामेंट बिल्डिंग में। क्या किया जाएगा? बेसिकली एक राजदंड जैसा है, गोल्ड का बना हुआ है, मेज जैसा। हाँ, उसको स्थापित किया जाएगा स्पीकर के चेयर के साथ। ये जब जहाँ से ब्रिटिशर्स जा रहे थे उन्होंने उसको सौंपा था प्रधानमंत्री उस समय के नेहरू जी को, और अब उसको यहाँ पर पार्लियामेंट बिल्डिंग में स्थापित किया जाएगा। अच्छा। इस कदम को आप कैसे देखते हैं? इसका स्वागत करेंगे आप? हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट एक आर्टिफैक्ट को वहाँ स्थापित करना। वो क्या होगा? वो क्या होगा? वो गदा के जैसा। गदा कैसा होगा? आप गदा को इस्तेमाल कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव के लेजिस्लेचर के ऊपर। अरे भाई, हम आपसे क्या कह रहे हैं? आप गदा आप सुन, मैं समझ गया। मैं अमर चित्रा कथा में पढ़ा हूँ अपने बचपने में, जानता भी हूँ। मगर आप थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को क्यों मारना चाह रहे हैं? बेसिक स्ट्रक्चर को क्यों मारना चाह रहे हैं? आप लगा तो रहे हैं, आप तो सजदा भी कर दिए थे जब पार्लियामेंट गए थे। मगर पार्लियामेंट की खूबसूरती यह है कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, अगर प्रधानमंत्री ऐसा इनॉग्रेट करेंगे और स्पीकर को पीछे कर देंगे, तो सवाल मोदी और ओम बिरला साहब का नहीं है, ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा गलत, जो हर प्रदेश में, हर स्टेट में हर चीफ मिनिस्टर बोलेगा कि नहीं स्पीकर कुछ नहीं, मैं हूं। तो फिर इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेचर का क्या होगा? ये पॉइंट है। और आर्टिकल 53(1) पढ़ना चाहिए अपोजिशन पार्टीज को, और बोले जा रहे प्रेसिडेंट करें। अरे प्रेसिडेंट तो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है भैया, पढ़ा करिए थोड़ा। आप लोग, आप हमसे नफरत करते हैं, करिए, कोई बात नहीं, मतलब पढ़ लीजिए।
प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया में विजिट कर रहे हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने उनको बॉस बोला है कि मोदी आपके बॉस कौन है? आप लोगों के बॉस कौन है? हमारे लीडर इन चीफ हमारे बॉस जनता है। आप लोगों के बॉस कौन है? आप पूछ लीजिए अपने आप से। जानते हैं पप्पा जी हैं आप लोगों के बॉस। हमारे बॉस जो है जनता है, जनता हमारे कोट डाली। अब वो बोले नहीं बोले मेरे को क्या करना है, उनसे जाके पूछिए ना। 12 घंटे का सफर है, चले जाइए प्लेन में। एमनेस्टी इंडिया ने कर्नाटक गवर्नमेंट से कहा है कि हिजाब बैन पर हम शुरू से इस बात का डिमांड कर रहे हैं कि हिजाब बैन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जो बीजेपी की सरकार ने किया था। वो आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर का ब्लेटेंट वायलेशन है, ग्रॉस वायलेशन है। ये हम शुरू से कह रहे हैं। कोई क्या कहता है नहीं कहता हमको मतलब नहीं। हमारा कंसिस्टेंट स्टैंड ये है कि राइट टू कल्चर एक अनफेटेड फंडामेंटल राइट है संविधान में, और मुझे उसका प्रोटेक्शन हासिल है। वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उस बैन को जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये 2 जजेस बेंच के पास गया तो 2 जजेस ने डिफरिंग ओपिनियन दिया, और एक फेवर में जो जजमेंट आया तो उन्होंने यही बात कही है। और आप कैसे रोकेंगे किसी को कपड़ा क्या पहने? कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई सर। मैं जो शुरू से बोल रहा हूं उनको बोलने की क्या जरूरत है? जो संविधान पर हल ओत लिए हैं उनको संविधान का पासोलियाज रखना चाहिए। कर्नाटक में नहीं, कांग्रेस सरकार ने 5 अपने जो चुनाव के पहले के वादे थे उसको पूरा कर दिया, लेकिन बजरंग दल के ऊपर खामोश है बैन के ऊपर। आपने पहले भी सवाल उठाया था। नहीं, अभी तो हनीमून पीरियड चल रहा है। इब्तिदाई इश्क देखिए आगे होता है कि अभी छोड़िए ना, इतने जल्दी उन लोगों को आप क्यों बोलेंगे? अभी तो अब शुरुआत हुई है उन लोगों की, अभी तो आगे जाना है। थोड़ा टाइम दीजिए उन लोगों को, उसके बाद फिर ये सब सवालात आपके वाजबी हैं। जनता देखेगी, मगर अभी इतनी जल्दी क्यों? नई सरकार बनी है, उनको टाइम दीजिए। ये जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है और ये जो सिंबल जो लगाने की बात कर रही है, अपोजिशन पार्टीज कह रही है कि ये एक कम्युनल डिवाइड करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। आप कैसे देखते हैं? क्या ये कम्युनल डिवाइड की तरह आप देखते हैं इसको? कम्युनिटीज़ को डिवाइड करने की तरह देखते हैं? मैं ये बोलूँगा कि जो भारत का संविधान बन गया था और भारत के संविधान बनने के बाद उस किताब पर बड़े बड़े लोगों ने साइन की, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं हमारे फोर फादर्स। उस संविधान की किताब में भारत की हिस्ट्री में जो लोगों ने बड़ा रोल अदा किया उन सब की फ़ोटो है, जिसमें राम सीता की भी है, गौतम बुद्ध की है, महावीर की भी है, गुरु नानक जी की है, और उसमें बादशाह अकबर की भी है, झांसी रानी की भी है, और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की भी है। वो किताब तो पार्लियामेंट के लाइब्रेरी में मैं देख के आऊँ, आज भी है। अब उसको क्या करेंगे आप उसको क्या करेंगे? और दूसरी बात, ये देश का जो संविधान है वो किसी रिलीजन को मानता नहीं है, वो सब रिलीजन को सेलिब्रेट करता है। और अगर बीजेपी इस देश को 1 नेशन 1 रिलीजन 1 कल्चर 1 लैंग्वेज के लाइन पर लेके जा रही है, तो फिर ये तो आप उन लोगों को धोखा दे रहे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में अपनी जानों को कुर्बान किया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान में बात की थी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ये प्रियम्बल क्या है? ये इसको समझने की ज़रूरत है। अच्छा लगता है सर, नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में समान आचार नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल गवर्नमेंट लेके आएगी, प्रॉब्ली फर्स्ट बिल हो सकता है वो। अब नहीं मालूम कि क्या क्या लेकर आएंगे, नहीं लेकर आएंगे, मगर हम फिर से देश के वज़ीर आज़म से, प्रधानमंत्री से डिमांड करते हैं कि आपका नाम तो प्लैक पर आ जाएगा, वो रहेगा भी, मगर इनॉग्रेशन स्पीकर लोकसभा ओम बिरला साहब से करवा दीजिए। तो दिल बड़ा करिए ना, दिल बड़ा करने में क्या हो जाएगा? आप बाजू ठहरिए खैंची से, ओम बिरला साहब काट देंगे उसको, और क्या है उसमें बुरी बात क्या है? कभी कभी सेकेंडरी भी तो हो जाइए। हर चीज़ में आप ये आगे रहेंगे तो कैसा होगा? ये तो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का मामला है। हाँ, आपकी पार्टी है, अलग बात है, एग्जीक्यूटिव का फंक्शन है, बिल्कुल आप प्राइम मिनिस्टर हैं, मगर ये तो लोकसभा है, लेजिस्लेचर है, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। इसमें भी आप सामने रहेंगे तो कैसा होगा बताइए? फिर संविधान पर आपने ओथ लिया है, आपने तो सजदा किया है पार्लियामेंट के सामने, आपने संविधान को चूमा है,
सर एक और इम्पोर्टेंट जो बात चल रही है आजकल ऑर्डिनेंस को लेकर के, दिल्ली सरकार वर्सेस सेंटर, जिस प्रकार से सेंटर में ऑर्डिनेंस, देखिए सुनिए, ऑर्डिनेंस जो लाया गया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद लाया गया है। लीगली सरकार को राइट है ऑर्डिनेंस लाने का, मगर एथिकली उनको राइट नहीं था। लीगली तो राइट है, एथिकली उनको राइट नहीं था। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो आपने ऑर्डिनेंस ला लिया, उनको लीगली राइट है। अब हम ये पूछना चाह रहे वो हमारे छोटे रिचार्ज की पार्टी से कि आर्टिकल 370 जब पार्लियामेंट में आया था तो आपने बीजेपी को सपोर्ट क्यों किया? आज आप रो रहे हैं, आज आप रो रहे हैं। कल हम जब पुकार कर कह रहे थे कि आपने सपोर्ट क्यों किया 370 का। 370 को जो निकाला गया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच है। आपने जम्मू कश्मीर लद्दाख को अलग अलग कर दिया। जब आपने सपोर्ट किया था, नहीं किया था, दिल्ली के मुख्यमंत्री की पार्टी ने, आपने सपोर्ट किया था, तो उनको बीजेपी को मौका मिल गया ये करने का। अब ये लंबा चलेगा। अब पार्लियामेंट शुरू, अब देखिए अब सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, छुट्टियां शुरू होंगी, वहां पर जाएगा मसला ये, तो सरकार की तरफ से बोला जाएगा कि हम मानसून सेशन में बिल ला रहे। अब बिल आएगा, बिल में बीजेपी की ब्रूट मेजोरिटी है, बिल आ जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाइए, चलिए जंग चलिए, वहां चलते रहेगी। ये देखिए आप, व्हाट अंग्रेजी की कहावत है, व्हाट गोज राउंड कम्स अराउंड, ये उनसे हुआ है। आप 370 क्यों सपोर्ट किया बताइए? 370 आपने सपोर्ट किया ना, नहीं किया? अगर आप उस वक्त आपको ख्याल होता है कि आप खुद एक यूनियन टेरिटरी में हैं और एक स्टेट को तोड़कर यूनियन टेरिटरी बनाया जा रहा है, तो आपके तो कान खड़े होना चाहिए थे कि तो हमसे भी होगा, ये सांप हमारे गले में डाला जाएगा। मगर आपको बड़ा, आपका सो कॉल्ड नेशनलिज्म पर आपको चलना था। सर फिर से गाली पॉलिटिक्स हो रही है। अधीर रंजन चौधरी ने प्राइम मिनिस्टर को पागल मोदी बोल के बोला है। कौन? अधीर रंजन चौधरी। अब जो बोल रहे हैं उनसे पूछिए। मुझे तो इतनी गर्मी नहीं हो रही है, गर्मी ज़रूर है मगर इतना तो गर्मी नहीं होनी चाहिए। वो जो बोल रहे हैं उनको उनसे पूछिए कि उन्होंने क्यों कहा है, भाई किस मूड में कहा है, क्या कहा है। मैं कैसा बोलूँगा? मैं तो ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री दिल बड़ा करके स्पीकर लोकसभा से कह दें कि आप इसका इनॉग्रेट कर दीजिए, ख़त्म होगी बात। सर कभी न कभी आप भी अब ये नए पार्लियामेंट में जाएंगे। हाँ जाएंगे, बराबर जाएंगे। मैं अरे उस ऑल पार्टी मीटिंग में तो मैंने ही कहा था, मैं सुनिए, नहीं सुनिए, मैंने ही कहा था कि नई बिल्डिंग बनाइए। और उस मीरा कुमारी ने प्रपोजल भी उस वक्त यूपीए ने किया था, बाद में ड्रॉप हो गया वो। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग की ज़रूरत है। आप लोग अंदर देखते नहीं हैं हम लोग कैसा बैठते हैं, कितनी मुश्किल होती है जब पूरे अगर 450 500 छोड़िए, अगर 450 मेंबर बैठे, कितना मुश्किल होता है जाना निकलने के लिए। तो नए पार्लियामेंट में गए सर, आप देखे कैसी बिल्डिंग है? नहीं, ये ना थी हमारी किस्मत, नहीं कि प्रधानमंत्री चले गए, वो खुद देखे हैं। फाउंडेशन स्टोन से लेके, एम्बलम से लेके, नई बिल्डिंग में जाकर आपने दबा दबा कर फोटोआं ली, आपने पूरा एक आधा घंटे का प्रोग्राम कर दिया आपने। तो हमारे को भी लिख जाते, तो अब तो जाना तो पड़ेगा। क्या कोई पुरानी मेमोरी सर, पुराने पार्लियामेंट बिल्डिंग की? क्या ये देखिए ये राजनीति में मेमोरीज काम नहीं करते। ये सब उस वक्त जवानी में जो आप होते हैं तो अच्छा लगता है। ये राजनीति में आप हैं, आपको काम करने के लिए जा रहे हैं, आप मेमोरीज के लिए नहीं जाते। आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करें जो जनता ने आप पर दी है। ये मैं देख मेमोरी, क्या मेमोरी, क्या मेमोरी? काम करना है यार। पब्लिक धूप में खड़े के वोट डालती है, गरीब लोग वोट डालते हैं, उनके लिए काम करेंगे। पर्सनल कहाँ जाता है इसमें? कहाँ पर्सनल मेमोरीज है? मेरे से 56 लोग आकर गए और आकर चले जाएंगे, मगर मुझे अवाम ने मुंतखब किया है, मेरा काम है काम करना। आप में मेमोरीज करना है। अरे मेमोरीज से सवाल नहीं है, सवाल ये है कि आप वहाँ जाकर सरकार को झिझोड़े, बोले, खुलकर बोले, उनकी गलतियों को दोहराएं। और आप वहाँ पर फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में जा रहे हैं, बाहर बोल रहे हैं बीजेपी को हटाओ, और यूएपी का कानून आ रहा, कांग्रेस बीजेपी मिलके पास करा रहे हैं। 370 का कानून आ रहा, आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि फॉरेन फंडिंग गलत है, एक्शन लो कांग्रेस बीजेपी पे। रेट्रोस्पेक्टिव लॉ ला रहे तो कांग्रेस बीजेपी मिलके वोट कानून बना रहे। यकीनन वो एक पुरानी बिल्डिंग है, तारीखी बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग की सबसे बड़ी खुसूसियत और अहमियत हमेशा रहेगी कि उसमें संविधान को बनाया गया था, उसमें भारत के आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं मालूम कितने हजारों घंटे बैठकर उस डॉक्यूमेंट को लिखा।
उसमें अपना खून पसीना उसमें बहाया उसमें, तो यकीनन उस बिल्डिंग की तारीख़ी अहमियत खुसूसियत बराबर रहेगी। जितने उसमें एमपीज़ रहे वो बड़े उनके यादगार लम्हात होंगे। बट ठीक है भाई, ये तो ये तो ऐसा है ना कि 5 साल के लिए फिर आप आवाम में जाते हैं, आवाम आपको मुंतखब करी, फिर आप जाते हैं। बिल्डिंग कुछ हो, बिल्डिंग को देखकर काम नहीं करना चाहिए, जिम्मेदारी को देखकर काम करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। No, I am of the opinion that what the opposition parties, the so-called opposition parties, the so-called secular parties, who in their view I am an untouchable, political untouchable, they are saying president, but they forget, they are talking about Article 79. I am talking about Article 53(1), which says the executive power of a union shall be vested in the president and shall be exercised directly or through officers subordinate to him in accordance with this constitution. So president is part of executive. That is why I have been saying that it is the speaker of the Lok Sabha who is the custodian of the parliament, and the theory of separation of powers clearly tells us that legislature is independent of executive and judiciary, and in the theory of separation of powers is part of the basic structure of our constitution. The Prime Minister should not enter into the domain of legislature. The judiciary cannot enter into domain of legislature, and vice versa, legislature cannot enter into domain of executive or the judiciary. That is part of the basic structure of the constitution. So I still hope that the Prime Minister of this country would show his large-heartedness, will show his love for the constitution. As a true constitutionalist, if he is, then he should allow the Lok Sabha speaker to inaugurate the new parliament. And if he does, then of course MIM will be there. But if the parliament is hell-bent on inaugurating because he wants to inaugurate everything, because the BJP believes that nothing happened before 2014, if the Prime Minister does that, then we will be compelled to not to attend that function. But please remember that in 2019, the first all-party meeting which was held after the Lok Sabha results had come out, I had demanded that a new parliament building should come up, and I'm sure that the Lok Sabha or the Prime Minister office must be having those minutes. I had raised this issue. सर, यहाँ पे भी अब इलेक्शन होने वाले हैं, आप भी ताबड़तोड़ इनॉग्रेशंस कर रहे हैं, भी जा रहे हैं, हाँ, तो क्या MIM शुरू कर दिया यहाँ का? देखिए, इलेक्शन के लिए तैयारी करना ये MIM की फितरत में नहीं है। आवाम की खिदमत करना 24 घंटे ये MIM की मिजाज में है, ये MIM की सोच में, MIM की फितरत है। इसीलिए कोई पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर इतना बड़ा नहीं है दारुस्सलाम की तरह, जहां पर हफ्ते में 6 दिन बगैर किसी की रोक टोक के 6-7 MLAs, 1 MP, 2 MLC, पूरे कॉरपोरेटर्स MIM के मेंबर बैठे रहते, आवाम की खिदमत के लिए। जनता आती यहाँ पर, जनता दरबार में अपना काम करा के जाती। तो इलेक्शन की तैयारी वो पार्टी करते हैं जो 4.5 साल सोते रहते हैं, आवाम की खिदमत नहीं करते, और इलेक्शन से 6 महीने पहले, जैसा हम उर्दू में हैदराबाद में बोलते बासी कड़ी को उबाल आ गया, तो उस तरह के काम करते। हम लोग 5 साल दबा के देख को गर्म रखते। अब उसमें कभी क्या क्या पकता अलग बात है, बट हम लोग कंसिस्टेंटली आवाम के दरमियान में रहते हैं, और ये हमारे लिए नई बात नहीं है। ये इस रिवायत को, इस रिवाज को, इस स्टाइल को, इस पॉलिटिकल खिदमत के तरीक़े को हमारे लेट सालार सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू किया था। ये जारी रहेगा, ये हमारा काम करने का तरीक़ा है। वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज जो है 4.5 साल सोते और हैदराबाद में बोलते मैले आँखा लेके ऐसा आँखा मल के उठते, और इलेक्शन आ रहा चलो भागना है, तो ऐसा नहीं होता। हम लोग कंसिस्टेंटली काम करते, आवाम में रहते, और ये आवाम देखती हैदराबाद की, इसीलिए हमको वोट डालती, कामयाब करती। अब मजलिस के जो मुखालिफिन हैं वो कई इल्ज़ामात लगाते, हमको उसकी फिक्र नहीं है, हम अपना काम करते। बोलते ना, आवर वर्क इज आवर आइडेंटिटी, ये MIM का असल काम करने का तरीका है। कितनी सीटों पे कोई अभी तो वो बात आपको चुनाव का जब इलेक्शन कमीशन आएगा, अपना डेट्स बोलेंगे, अक्टूबर नवंबर में होंगे शायद, जब भी होंगे देखेंगे, जब बोलेंगे आप।